पुनर्जागरण में आज हम अछूतोद्धार आंदोलन करेंगे, या जो दलित सुधार आंदोलन हुआ उसके बारे में करेंगे। जो अछूतोद्धार आंदोलन चला या दलित सुधार आंदोलन चला, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र में जो पहले सुधारक माने जाते हैं वो माने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ये परमहंस मंडली से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने अछूतोद्धार के संबंध में जो प्रारंभिक प्रयास रहे वो इन्होंने किए। इसके बाद अछूतोद्धार के क्षेत्र में या दलित सुधार के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया वो ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया। ज्योतिबा फुले, तो अब हम ज्योतिबा फुले उनके सत्यशोधक समाज के बारे में जानेंगे। ज्योतिबा फुले ये महाराष्ट्र से थे और ये माली जाति के थे। इन्होंने जो प्रारंभिक दलित सुधार के क्षेत्र में आंदोलन चला उसमें सबसे जोरदार आंदोलन इन्हीं का था, और इन्होंने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और जो दलितों के साथ छुआछूत का व्यवहार हो रहा था या जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था तो उसके खिलाफ इन्होंने जोरदार आवाज़ उठाई। और इसके लिए इन्होंने 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। तो एक तो इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने आवाज़ बुलंद की अपनी। दूसरा 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके अलावा ज्योतिबा फुले ने शिवाजी को एक शूद्र राजा घोषित किया और शिवाजी पे एक गाथा काव्य लिखा। तो एक तरीके से ये शूद्रों में गौरव जगाने के लिए इन्होंने ये गाथा काव्य लिखा शिवाजी के ऊपर। इसके अलावा इनका ये मानना था कि दलितों में अगर सुधार करना है दलित वर्ग में तो बहुत ज़रूरी है कि उनको शिक्षित किया जाए। तो इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, तो सावित्रीबाई फुले का इस क्षेत्र में बहुत योगदान रहा, और इन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि ये भारत की पहली शिक्षिका मानी जाती हैं। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। अब जो अगले सुधारवादी हैं दलित क्षेत्र में वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे हम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ इंदौर ज़िले के महू में। पिता इनके जो थे ये ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, और चूँकि ये ब्रिटिश आर्मी में थे इसीलिए इनको शुरुआत में शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी मिला। रामजी सकपाल इनका नाम था इनके पिता का। इनकी माँ का नाम था भीमा देवी। शुरुआत में जब इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। दलित वर्ग के बच्चों को एक तो कोने में बिठाया जाता था, इनके लिए अलग से पानी रखा होता था जिसको दूर से एक चपरासी पिलाता था पानी। शिक्षक ध्यान नहीं देते थे, तो बहुत ज़्यादा इनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। बाद में इनका परिवार महू से सतारा शिफ्ट हो गया। सतारा जाने के बाद में इन्होंने 1897 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया, और पहले व्यक्ति थे दलित वर्ग में जो ग्रेजुएट थे। तो दलित वर्ग के पहले स्नातक हैं ये। स्नातक करने के बाद ये एमए करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया तो इसमें सहायता की थी जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे, सायाजी थर्ड। तो गायकवाड़ ने इनको स्कॉलरशिप दी थी एक, तो इसकी स्कॉलरशिप पे ही ये कोलंबिया गए थे पढ़ने। एमए करने के बाद इन्होंने बाद में लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया लॉ करने के लिए, लेकिन इनकी बीच में ही स्कॉलरशिप बंद हो गई, जिसके कारण कि इनको वापस आना पड़ा भारत। बाद में 1920 में इनकी मदद की छत्रपति साहू जी महाराज ने, और उन्हीं की मदद से इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी मूक नायक। फिर एक बार फिर ये लंदन विश्वविद्यालय में गए, एक बार फिर इन्होंने एडमिशन लिया, और वहीं इन्होंने अपना शोध पत्र पूरा किया, रुपए की समस्या। और इस शोध पत्र को पूरा करने के बाद इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई लंदन विश्वविद्यालय द्वारा। जब ये
यमे करके लौट के आए थे तो इनको एक बड़े पद पे गायकवाड़ के यहाँ इन्होंने नौकरी भी की। लेकिन नौकरी करने के दौरान इन्होंने ये पाया कि इन्होंने बहुत सारी भले ही डिग्रियां ली थी, लेकिन इनके साथ वहाँ पे भी भेदभाव होता था और छुआछूत मतलब छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, फाइल फेंक के दी जाती थी। तो इस तरीके से इनको लग गया कि चाहे हम कितनों शिक्षित हो जाएं, लेकिन ये छुआछूत की जो भावना है ये जाएगी नहीं भारत में। इसलिए अंबेडकर जी ने अंग्रेज़ों का समर्थन भी किया। राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत जगह इन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया, क्योंकि इनका मानना था कि दलित वर्ग को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता नहीं चाहिए, बल्कि भारत में स्वतंत्रता चाहिए। इनको स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण था समानता, तो इनको समानता की ज़रूरत थी। तो इसीलिए इन्होंने बाद में नौकरी छोड़ दी और इसके बाद ये दलित उत्थान में लग गए। 1926 में ये बम्बई विधान परिषद में चुने भी गए, सदस्य चुने गए। और बाद में जब गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया तो गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसका बहिष्कार किया था कांग्रेस ने, लेकिन ये पहले गोलमेज सम्मेलन में भी अंबेडकर जी भाग लेने गए और इन्होंने वहाँ पे दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। इनका ये मानना था कि जो दलित वर्ग है, इससे पहले अगर देखा जाए तो पृथक निर्वाचक मंडल जो 1909 का अधिनियम था उसके तहत मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल पहले ही मिल चुका था, सिख वर्ग को मिल गया था। पृथक निर्वाचक मंडल में ये होता था कि उस वर्ग के लिए कुछ सीटें रिज़र्व कर दी जाती थी और जो सीटें रिज़र्व होंगी उस पर उसी वर्ग का प्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा और जो वोटर होंगे वो भी उसी वर्ग के होंगे। तो इन्होंने भी दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर दलितों के लिए सीटें रिज़र्व नहीं होंगी तो वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सवर्ण वर्ग के आगे चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग उठाई। बाद में दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब शुरुआत की, बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इसके बाद गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन चले गए। वहाँ पे फिर अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचक मंडल का मुद्दा उठाया था और इसके पीछे इन्होंने तर्क भी दिया था कि क्यों दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक चाहिए, क्योंकि दलितों के उत्थान के लिए ज़रूरी है कि वो विधान परिषदों में शामिल हों और इसके लिए ये आवश्यक था कि उनके लिए सीटें रिज़र्व की जाएं। 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचार्ट जारी किया, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। तो सांप्रदायिक पंचार्ट जो जारी किया उसके तहत दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। हालांकि अंग्रेज़ों ने ये माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने इस तरीके का इसलिए किया था, ये इनकी फूट डालो और राज करो की नीति का एक भाग था, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम वर्ग को इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया था। दलित वर्ग बहुत बड़ा तबका था भारत का, तो इसको भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाता तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन से या तो अलग हो जाता या फिर हिंदू वर्ग में ही फूट पड़ जाती। पृथक निर्वाचक मंडल दलित वर्ग को मिलने के बाद इसका गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी इस समय यरवदा जेल में बंद थे पुणे में और यहीं इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। तो 20 सितंबर 1932 को इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और जब गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया तो जगह जगह विरोध होने लगा, यहाँ तक कि अंबेडकर जी के ऊपर, इनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर भी फेंके गए। तो इस तरीके से बहुत तगड़ा विरोध हुआ भारत में और बहुत सारे नेता समझाने में भी लग गए अंबेडकर जी को कि ये मांग वापस ले लें। गांधी जी का भी जब स्वास्थ्य गिरने लगा तो बाद में 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर जी में पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के तहत अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग वापस ले ली, लेकिन गांधी जी ने जो रिजर्व सीटें थी उससे दुगनी सीटें दलित वर्ग को प्रदान की। बस गांधी जी का ये मानना था कि दलित वर्ग के लिए सीटें तो रिजर्व हों, लेकिन जो निर्वाचक मंडल हो वो संयुक्त निर्वाचक मंडल हो, यानी दलित वर्ग जिस सीट पे खड़ा हो उस पे जो वोटिंग करने वाले हों वो हर वर्ग के लोग हों, जैसा कि आज भी है, वर्तमान में भी है। तो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग वापस ले ली
अंबेडकर जी ने। 1936 में अंबेडकर जी ने एक स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया ताकि जो दलित वर्ग है या मजदूर हैं इनकी समस्याओं को उठाया जा सके। 1935 का जो अधिनियम आया तो 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव हुए 1937 में, और 1937 में जो चुनाव हुए उसमें स्वतंत्र लेबर पार्टी को 15 सीटें प्राप्त हुई। बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो इसका अंबेडकर जी ने समर्थन नहीं किया था, बल्कि इन्होंने अंग्रेज़ों का पक्ष लिया था, अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, और इसके पीछे यही कारण था कि अंबेडकर जी का ये मानना था कि हमको अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत में स्वतंत्रता चाहिए, हमको समानता चाहिए। बाद में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो बम्बई से तो ये चुनाव हार गए, बाद में पश्चिम बंगाल से ये चुनाव जीत के आए थे। तो संविधान सभा में ये पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत के शामिल हुए थे। और जब भारत का विभाजन हुआ तो जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में एक तरीके से पूर्वी बंगाल से जीत के आए थे ये, तो बांग्लादेश वाला क्षेत्र ये अलग हो गया। तो इन्होंने दोबारा इसके बाद बम्बई की जो सीट थी वो एम.आर. जयकर के पास थी, मुकुंद राव जयकर। तो जयकर ने ये सीट खाली की और इसके बाद फिर से ये बम्बई से चुनाव जीते इस सीट पे। तो बम्बई सीट से इसके बाद फिर शामिल हुए। स्वतंत्रता संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और संविधान जो भारतीय संविधान है इसको तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही रहा। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले कानून मंत्री भी बनाए गए ये, और ये दलित उद्धार के क्षेत्र में इसके बाद भी काम करते रहे। लेकिन बाद में इन्होंने ये देखा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी स्थितियां बदली नहीं, लगभग वही स्थितियां थी, और दलित वर्ग के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता रहा, इन पे अत्याचार होता रहा। तो इसी से बाद में काफ़ी क्षुब्ध हो गए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इन्होंने कहा भी था कि धम्म धर्म का प्रतिवाद है, तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया इन्होंने। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई संगठन भी बनाए थे दलितों के उत्थान के लिए, जैसे इन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की 1920 में। इसके अलावा 23 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया और एक बहिष्कृत भारत पत्रिका भी निकाली। इसके अलावा इनकी मूक नायक पत्रिका जो इन्होंने निकाली थी 20 में। तो इसके अलावा जो इन्होंने पुस्तकें लिखी, इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे। इसके अलावा इनकी जो आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, तो ये इनकी आत्मकथा है। इनका विवाह जो हुआ था, इनका विवाह काफ़ी छोटी उम्र में हो गया था। 1906 में इनका रमाबाई से विवाह हुआ था। तो रमाबाई का 1935 में देहांत हो गया। इसके बाद इन्होंने एक ब्राह्मण महिला थी शारदा कबीर, इन्होंने शारदा कबीर से विवाह किया। और ये कहा भी जाता है कि बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि जो इनकी मृत्यु हुई तो उसके लिए शारदा कबीर को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जो अछूतोद्धार के क्षेत्र में जो आंदोलन दक्षिण भारत में चले, इनको हम देखेंगे एक एक करके। दक्षिण भारत में जो दलित सुधार के क्षेत्र में आंदोलन चले, उसमें एक तो बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन चला केरल में, अरिवायुर आंदोलन। अरिवायुर आंदोलन जो चला था, एक सुधारक थे श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ये इझावा जाति के थे। तो इझावा जाति जो है ये केरल में अछूत जाति थी, और अछूत जातियों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। अच्छा, दक्षिण में जो भी आंदोलन चले हैं तो उसमें अधिकतर मंदिर प्रवेश आंदोलन ही थे। तो दलित वर्ग को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था।
तो इसके लिए इन्होंने बड़ा जोरदार आंदोलन चलाया मंदिर प्रवेश के लिए। और इन्होंने एक एन कुमार आसान थे, ये भी समाज सुधारक हैं, तो एन कुमार आसान के साथ मिलके इन्होंने SNDP की स्थापना की, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। तो इसकी स्थापना की, मंदिर प्रवेश की मांग की इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने नारा भी दिया था कि मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में आंदोलन चले, एक मंदिर प्रवेश आंदोलन और चला था, वाइकोम आंदोलन। वाइकोम आंदोलन जो चला ये भी केरल में ही चला था। त्रावणकोर जो रियासत है तो इसी में वाइकोम सत्याग्रह चला था, और ये भी मंदिर प्रवेश के लिए ही आंदोलन था। जो दलित जाति थी उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो ये आंदोलन भी उसी संबंधित था। दक्षिण भारत में जो बहुत सशक्त आंदोलन दलित सुधार के क्षेत्र में चला वो आत्मसम्मान आंदोलन था। आत्मसम्मान आंदोलन ये चलाया था EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने। EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने, इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, कुड़ी आरसू, और इन्होंने बहुत ज़ोरदार ढंग से ब्राह्मणी व्यवस्था पे प्रहार किया। ये कहा जाता है कि ये भगवान की मूर्तियों को जूते की माला पहना देते थे। तो ये भगवान की मूर्तियों को नहीं पहनाते थे, ये प्रतीकात्मक विरोध था उस ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ। तो ये आत्मसम्मान आंदोलन। इसके अलावा केरल में एक और मंदिर प्रवेश आंदोलन चला था, गुरुवायूर आंदोलन। ये आंदोलन चलाया था के केलप्पड़ ने, और ये आंदोलन भी मंदिर प्रवेश आंदोलन ही था। ये लगभग संभवतः 1931 में चलाया था ये आंदोलन इन्होंने। दलित जातियों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो ये जो त्रावणकोर के शासक थे तो उनके सामने ये मांग उठाई गई थी, और ये आंदोलन चलाया था इन्होंने कि हर जाति को मंदिर में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए। बाद में जो त्रावणकोर रियासत थी वहाँ के राजा ने 1936 में एक आदेश द्वारा सारी जातियों के लिए मंदिर प्रवेश की आज्ञा दे दी। तो इस तरीके से ये जो दक्षिण भारत में आंदोलन चले दलित सुधार के लिए। इसके अलावा दलित सुधार के क्षेत्र में महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी ने ही हरिजन शब्द दिया था दलित वर्ग के लिए। इसके अलावा इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और महात्मा गांधी जिस समय आंदोलन चलाते थे तो आंदोलन से हर वर्ग को जोड़ने के लिए, और ख़ास तौर पे दलित वर्ग को जोड़ने के लिए, जिस समय आंदोलन नहीं होता था, विश्राम की अवस्था जिस समय होती थी, तो उस समय महात्मा गांधी अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाते थे। इसके अलावा साफ़ सफाई ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस तरीके से ये महात्मा गांधी द्वारा जो कार्य रहे, जिससे दलित वर्ग बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय आंदोलन से शामिल हो सका, राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इस तरीके से ये दलित सुधार आंदोलन था।